नमस्कार मित्रों, वासुदेवा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी रीट, पटवार, ग्राम सेवक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों चलिए, तो आज अपन हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अपन भाषा के संदर्भ में। भाषा क्या होती है? भाषा जो अपनी हिंदी भाषा है वो एक लिपि में लिखी जाती है, और जो लिपि हमारे संस्कृति में प्रचलित है, साहित्य में प्रचलित है, वो है देवनागरी लिपि। मित्रों, भाषा जो हिंदी भाषा थी वो हिंदी भाषा मूल रूप से सौरसेनी अपभ्रंश से उत्कृष्ट हुई है। हिंदी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, जो आज अपन पढ़ते हैं, जो देवनागरी लिपि हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसे अपन आत्मसात करते हैं। अब ये जो भाषा है, ये भाषा किस रूप में हमारे सामने व्यक्त हुई है? मित्रों, भाषा का जो माध्यम है, जिस माध्यम से अपन अपने भाव, विचार एवं अभिव्यक्ति इसको व्यक्त करने के लिए, यानी इसको व्यक्त करने हेतु, यानी व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का अपन सहारा लेते हैं साथियों, जिस माध्यम का अपन क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं, वो माध्यम मुख्य रूप से तीन है। तीन माध्यम से लिया जाता है। पहले जो सर्वप्रथम माध्यम तो आता है वो आता है सांकेतिक, दूसरा आता है आपका मौखिक, और तीसरा आता है आपका लिखित। मित्रों, सांकेतिक माध्यम जो है वो मुकबधिर बच्चों के लिए प्रयुक्त में लिया जाता है। जो पहले हमारे मूल रूप से संकेत के माध्यम से प्रयुक्त किया जाता था, वो अब प्रचलन में नहीं। प्रचलन में दो मुख्य रूप से है, एक है मौखिक और एक है लिखित। तो भाषा मूल रूप से दो रूपों में प्रचलित है, एक मौखिक रूप में प्रचलित है और एक लिखित रूप में प्रचलित है। तो आज के अपन इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन कौन से टॉपिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित ऊपर से ही बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपन भाषा की रूप, जो मौखिक रूप से और लिखित रूप से क्या है। ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से साथियों कहलाती है, और वह है ध्वनि। महिला पर्यवेक्षक में प्रश्न ये पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से कौन सी है, तो वो क्या है साथियों? ध्वनि है। इसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से, जो अपन लिख रहे हैं, उस लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अब अपनी जो यात्रा, जो हिंदी की यात्रा है, उस यात्रा के बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, यानी मौखिक रूप से ध्वनि हुई, और जब ये अपना लिखित रूप लेती है, कैसा रूप लेती है? लिखित रूप, तो क्या बन जाती है साथियों? वर्ण। क्या बन जाती है? वर्ण। और यही वर्ण, इन वर्णों का सार्थक समूह, इन वर्णों का सार्थक संयोग जब बनता है, तो वर्णों के सार्थक समूह को साथियों कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और इन्हीं शब्दों के सार्थक समूह को, इन्हीं शब्दों के सार्थक योग को, संयोग को अपन बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। और वाक्यों के सार्थक समूह को अपन बात करते हैं तो उसको कहते हैं अनुच्छेद, परिच्छेद, गद्यांश
और अंग्रेजी भाषा में कहते हैं पैराग्राफ। ये इनको इस नाम से जाना जाता है। रीड के अंदर गद्यांश आता है अपठित गद्यांश, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और हर वर्ष हर एग्जाम में गद्यांश पूछे जाते हैं। तो ये अपनी हिंदी व्याकरण की एक यात्रा है जो वहां तक अपने को लेके जाना है। तो सबसे पहले ध्वनि, जो कि ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत चलती है, तो ये अपने कोर्स में नहीं है। अपने को ध्वनि के अंतर्गत कितना इतना ही ध्यान रखना है केवल कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से क्या है, तो वो मित्रों क्या है, ध्वनि है। अब बात करते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? देखो मैं आपको आज इसका परिचय देता हूं, फिर अपन वर्ण विचार शुरू करेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो, यानी जिसके टुकड़े नहीं होते, ठीक है। और इन्हीं वर्णों के एक रूप को अक्षर भी कहते हैं और इसमें उपसर्ग है क्षर, इसका मूल शब्द यानी उपसर्ग का अर्थ नहीं, क्षर का मतलब नाश, जिसका नाश नहीं हो वही वर्ण अक्षर हैं। तो ये सामान्य सी बातें हैं कि वर्ण जिसके टुकड़े नहीं हो, अक्षर जिसका नाश नहीं हो। इन वर्णों को मोटे तौर पर हमने दो भागों में विभाजित किया है। दो भागों में कौन कौन से किए? एक आता है स्वर और दूसरा साथियों आता है व्यंजन, जो हम हर बार पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। इनकी चर्चा अपन डिटेल में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शब्द। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा ये मिटा रहा हूं। चलिए बात करते हैं शब्द की। मेरे दिमाग में एक और प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से तो मित्रों है ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से है वर्ण, और मेरा अगला जो प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक रूप से कौन सी है? देखो प्रश्न पूछा गया एक बार, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं ये खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक रूप से इकाई कौन सी है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए शब्द क्या है? शब्द की हमने चर्चा की। क्या है शब्द? वर्णों का सार्थक विन्यास या समूह। वर्णों का सार्थक विन्यास या समूह क्या कहलाता है? शब्द। मित्रों यहां से प्रश्न बना है कि शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं और किस किस आधार पर कौन कौन से भेद माने गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप। पहला अपन देखते हैं कि शब्द जो है वो उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, तो उसके उत्तर, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 5 कौन कौन से होते हैं? तो आप देखिएगा, एक होता है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशी, और अंत में आता है संकर। संकर का मतलब होता है मिश्रित, यानी मिश्रण। फिर तत्सम, तद्भव, देशज, आगत और संकर, ये उत्पत्ति के आधार पर 5 शब्दों के भेद हैं। फिर बात करते हैं दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एसआई में पूछा गया है, एलडीसी में भी पूछा गया है कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है? तो साथियों शब्दों के रचना के आधार पर शब्दों को बांटा है 3 भागों में। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, ध्यान रखना। कौन कौन से हैं? नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, और नंबर 3 योग रूढ़। ये सीधा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। आजकल प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, निम्न में से रचना के आधार पर शब्दों का भेद है।
तो ये दोनों प्रकृति के प्रश्न आपको आने चाहिए, दोनों के तरीके आपको आने चाहिए। कि रचना के आधार पर शब्दों को हमने 3 भागों में बांटा है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये थे शब्द के भेद का दूसरा प्रकार। मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। चलिए, हमने ध्वनि पढ़ा, ध्वनि से वर्ण पढ़ा, वर्ण पर अपन शब्द पर चर्चा कर रहे हैं। शब्द पर हमने 2 भेद पढ़ लिए हैं। 2 भेद हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं? एक तो पढ़ लिया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पढ़ लिया रचना के आधार पर। तीसरा भेद मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरी व्याकरण आपके कुछ टॉपिक इसके अंतर्गत आ ही जाते हैं। कौन सा है? वह आता है प्रयोग के आधार पर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेदों को हमने 2 भागों में बांटा है। एक होता है विकारी, विकार का मतलब क्या होता है बताना आप कमेंट बॉक्स में, विकारी। और दूसरा आता है अविकारी। अविकारी का भी अर्थ बताएं आप। विकारी का मतलब होता है बदलाव, यानी बदलाव होना, रूप बदलना। फिर इसमें उपसर्ग है, विकारी बदलाव, यानी नहीं, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो। मित्रों, अपने महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में पटवार में यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि अविकारी को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि अविकारी का एक और अन्य नाम कौन सा है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अव्यय। क्या है? अव्यय। यानी अविकारी को हम अव्यय के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न आया है सीधा। विकारी शब्द कौन कौन से हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं यूं कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं, या निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा नहीं है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है अविकारी। अविकारी के भी भेद कितने होते हैं साथियों? 4 भेद होते हैं। पहला आता है क्रिया विशेषण, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है समुच्चय बोधक, इन्हें कहते हैं अव्यय। ठीक है। फिर आता है विस्मयादि बोधक, और चौथा आता है संबंध बोधक। ये मित्रों आपके कहलाते हैं कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक अविकारी के 4 भेद। और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि अव्यय को 4 भागों में बांटा, उनमें से कौन कौन से अव्यय नहीं है और कौन सा है। ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को हमने कितने भागों में बांटा? मोटे तौर पर 2 भागों में। कौन कौन से बांटे? एक तो बांटा विकारी, दूसरा बांटा अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? कि अव्यय। बात करते हैं चौथा प्रकार, और चौथा प्रकार आता है कि अर्थ के आधार पर शब्द 9 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। पहले देखिए कौन सा आएगा? एकल शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, पर्यायवाची, सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द,
अनुकरणात्मक शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द, शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, बहुवचन शब्द हो गया, भिन्नार्थक शब्द हो गया, अनुकरणात्मक शब्द, अनेकार्थक शब्द, कितने हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक नंबर जो होता है आपका अनुकरणात्मक, उत्तरक, भिन्नार्थक शब्द, समूहवाचक शब्द। ठीक है, तो ये होते हैं 9 जो आते हैं। इसमें आपसे सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछा था एकल शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द, ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये थे आपके शब्द जो हमने पढ़े। किस किस आधार पर पढ़े? एक तो पढ़ लिया हमने किस किस के आधार पर। पहला कौन सा पढ़ा था? रचना के आधार, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा पढ़ा अर्थ के आधार पर। ठीक है मित्रों, अब लेते हैं अपन शब्द के बाद जो बनता है वो होता है वाक्य। वाक्य क्या है? जैसे हमने अभी चर्चा करी शब्द के बारे में, तो वाक्य क्या होता है साथियों? शब्दों का सार्थक समूह या अपन कहें विन्यास ही क्या है? वाक्य है। शब्दों का सार्थक समूह या उसका विन्यास ही क्या है? वाक्य है। अब बात प्रश्न के सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए कि वाक्य में क्या क्या है। तो वाक्य के अंदर सबसे पहला जो प्रकार है कि वाक्य किस किस आधार पर भेद इनको विभाजित किया गया है, तो सबसे पहला आधार है आपका रचना के आधार पर वाक्य, यानी रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा है, वाक्य कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो ये वाक्य कितने होते हैं मित्रों? 3 होते हैं। 3 इनमें कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। उसके बाद आता है सेकंड बनता है आपका क्रिया के आधार पर वाक्य। क्रिया के आधार पर वाक्य, इसके 2 प्रश्न याद रखने योग्य हैं। पहला प्रश्न, क्रिया के आधार पर वाक्य को किस नाम से जाना जाता है? क्रिया के आधार पर वाक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों उसका नाम है वाच्य। बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक। वाच्य अलग ही दे रखा है व्याकरण की किताबों में, लेकिन वाच्य जो होते हैं वो क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद होता है और ये प्रश्न ऐसा ही में पूछा गया है कई बार। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। यानी कर्ता प्रधान क्रिया, कर्म प्रधान क्रिया, कर्ता और कर्म प्रधान क्रिया का न होना, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके वाच्य कहलाते हैं। तीसरा जो भेद है, बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से, और वह है अर्थ के आधार पर वाक्य। और इसके भेद होते हैं 8। नोट करना विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है? तो आपके उत्तर होने चाहिए 9। अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 8। इन दोनों में कंफ्यूजन या विचलित होना नहीं है। अब इसमें सारे वाक्य आ गए, आज्ञार्थक, विधानात्मक, निषेधात्मक, सकारात्मक, इच्छार्थक, आदेशात्मक, संदेहार्थक, ये सारे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए, तो ये थी यात्रा कि अपने को पढ़ना क्या क्या है, किस किस रूप में पढ़ना है, और अंत में जो आता है वो आता है गद्यांश। गद्यांश से संबंधित वो प्रश्न बनते हैं कि जैसे आपने सब कुछ पढ़ लिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, और उनको पढ़ने के बाद और उससे संबंधित अपठित गद्यांश में रेखांकित अंडरलाइन किए हुए प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना आप कि इसके बाद उसमें एक क्वेश्चन बनता है जो रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो क्वेश्चन होता है पदबंध, जो सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में और रीट में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। पदबंध क्या है, इसका अलग से प्रश्न बनता है, और अपठित गद्यांश में भी पूछा जाता है कि पदबंध क्या है। चलिए अब अपन अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं वर्ण विचार। क्या लेते हैं मित्रों? वर्ण विचार। वर्ण के बारे में हमने चर्चा कर ली, वर्ण क्या होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, ये हमने देख लिया। वर्णों को मोटे तौर पर हमने बांटा है दो प्रकार से, स्वर, दूसरा बांटा है व्यंजन। अपन बात करते हैं सबसे पहले स्वर की। स्वर क्या है? देखो आजकल प्रश्न यूं भी पूछा गया है, स्वर से संबंधित कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, इससे संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो स्वर से संबंधित पहली बात क्या है? स्वर, स्वर बताइए। स्वर, स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है, पहली बात। स्वतंत्र ध्वनि। अब स्वतंत्र ध्वनि का तात्पर्य क्या है कि उन ध्वनियों का उच्चारण करने पर श्वास वायु फेफड़ों से निबार्ध रूप से निकले, श्वास वायु फेफड़ों से निबार्ध रूप से निकलती है, बाधा नहीं हो, रुकावट नहीं हो और सीधी प्रयुक्त होती है स्वतंत्र रूप से, वो क्या कहलाती है मित्रों? स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रिट में प्रश्न पूछा है, कई बार पूछा है। क्या पूछा कि सभी स्वर होते हैं। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2016 में, क्या था कि सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं, एक ही चीज है। बताऊंगा मैं आपको, जब अपन शब्द पढ़ेंगे तब इसमें पढ़ेंगे कि सब घोष और अघोष ध्वनियां कौन सी होती हैं। ये स्वर तंत्र के आधार पर ध्वनियों के भेद होते हैं, घोष या सघोष, या दूसरा इसका भेद है अघोष। यानी घोष का मतलब होता है नाद यानी कंपन। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको इसके बारे में, क्योंकि दिमाग में प्रश्न बनेगा घोष क्यों कहते हैं इनको, सघोष का अर्थ मतलब क्या है। घोष का शाब्दिक अर्थ मित्रों जो होता है वो होता है नाद यानी कंपन। समझ में आई बात? नाद यानी कंपन, यानी वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्र में, किसमें? स्वर तंत्र। अब आप पूछोगे स्वर तंत्र क्या है? स्वर तंत्र है हमारा ये गला, जो कंठ से लेकर यहाँ तक ये अपना जो गला है, ये अपना ये यहाँ क्या है? स्वर तंत्र है। तो जहां कंपन होगा वो होंगे घोष। अब आप ऐसे भी याद कर सकते हो, परिभाषा याद करने का तरीका, स इसमें उपसर्ग, स उपसर्ग का मतलब होता है सहित, घोष यानी नाद या कंपन, नाद सहित या कंपन सहित वे ध्वनियां जिनका उच्चारण हो वो क्या कहलाते हैं? स्वर। ठीक है मित्रों। तीसरी बात आप उच्चारण करके देख लीजिए ना, आ ई उ ए ऐ ओ औ और री, इनका उच्चारण करने पर हमारे इस स्वर तंत्र में क्या होता है? कंपन, और कंपन होने से वो क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष। तीसरी और अहम बात, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न यूं पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में कि सभी स्वर होते हैं, अ सघोष, ब अघोष, तीसरा बिंदु अघोष अल्प प्राण, और चौथा घोष अल्प प्राण। तो इसमें उत्तर क्या था? घोष अल्प प्राण। अल्प का मतलब कम, अल्प का मतलब क्या होता है मित्रों? कम। प्राण का मतलब होता है श्वास, है ना, श्वास निकल जाता है? तो कम मात्रा में श्वास प्रयुक्त होना, स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो श्वास कम मात्रा में प्रयुक्त होता है, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो मित्रों स्वर क्या है, इसके बारे में कौन कौन सी तीन बातें महत्वपूर्ण थी जो हमने चर्चा करी। फिर बात करते हैं स्वरों की संख्या को लेकर।
स्वर की संख्या देखो, हमारी मातृभाषा, अपन यूं कहें मातृ जननी, भाषा की जननी अगर अपन कहें तो वो है संस्कृत। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, उसका शब्दकोश सबसे बड़ा है, और उसी से हमारी भाषा जो निकली है वो निकली है हिंदी। और इस हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या मानी गई है 11, जबकि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 13। बहुत से ऐसी व्याकरण की किताबों में ये लिखा होता है कि तेरे, कहीं पर लिखा होता है 10, आप उनको सुरक्षित कर लें, जो है वो है 11। ठीक है। अब स्वर 11 कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर माने गए हैं, और एक री, ये हो गया आपके कुल 11 स्वर। तो मित्रों, स्वर के बारे में हमने चर्चा करी, और व्याकरण के सामान्य रूप में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसकी हमने चर्चा करी। अब अगला जो अपना वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में, स्वर का विभिन्न अपन चर्चा करेंगे, स्वर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और आपसे यही अनुरोध है कि आप वासुदेव एकेडमी के सारे यूट्यूब चैनल्स को और वासुदेव एकेडमी के सारे विषयों के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाएं, ताकि आप अपने अध्ययन को एक नई दिशा दे सकें। धन्यवाद।